हाय एवरीवन। टारगेट 120 के हिंदी के सेकंड लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। पेपर 4 इज़ ऑल अबाउट डेली प्रैक्टिस। वर्कशीट्स कंप्लीट करो, सबमिट करो, एक दूसरे की रिव्यू करो। पेयर रिव्यू से हेल्प मिलेगी क्योंकि आइडियाज़ आपके एक्सपैंड होंगे। एक दूसरे के आंसर्स से आइडियाज़ आप ले सकते हो और अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। मैं कौन हूँ? मैं आर्गन हूँ। 464 रैंक आई है और बाइलिंगुअली पब्लिश्ड राइटर हूँ। पाठ्यक्रम मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई होगा जिसको पाठ्यक्रम पता नहीं होगा हिंदी का, क्योंकि 3 महीने जनवरी में तो एग्ज़ाम होने ही वाला था। अब ज़रूर आपको 5-6 महीने मिल गए हैं, तो उनका पूर्ण सदुपयोग करो। संक्षिप्तीकरण हमने पिछले लेक्चर में किया था। कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पत्र लेखन में हमने सामान्य कार्यालय पत्र देखा था पिछले लेक्चर में। तो व्यक्ति से कार्यालय और कार्यालय से कार्यालय 2 तरह के देखे थे। आज हम अर्धशासकीय और अनुस्मारक देखेंगे। उसके अलावा व्याकरण के 2 पॉइंट्स देखेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले करेंगे समस्याओं का निराकरण, जो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद पत्र लेखन जो आता है वो 10 नंबर का आता है। इनमें से इन चारों में से कोई भी तरह के लेटर आ जाते हैं और 10 नंबर का होता है। तो अनुस्मारक देखेंगे, अर्धशासकीय पत्र देखेंगे, युग्म शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 4-4 नंबर के आते हैं, पर वही है कि 4-4 नंबर से ही व्याकरण का बेस बनेगा और इस बेस पे ही लेखन चेक होगा। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि मुझे भी नहीं लगता था कि व्याकरण में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो लेखन में भी नंबर कटेंगे। लेकिन अब जब मैंने खूब सारी पेपर्स चेक किए हैं तो मुझे साइकोलॉजी समझ आ रही है कि जब आप किसी को 2 में से 2 10 क्वेश्चंस में लगातार 2 में से 2 दे रहे हो ना, तो आपको लेखन के टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस आ जाता है मन में और आप 0.5 या 1 नंबर ज़्यादा दे ही देते हो। और हम सब मेंस लिख रहे हैं, हमको पता है कि इस 1 नंबर की क्या वैल्यू होती है। ये 1 नंबर आपकी रैंक को कहीं से कहीं भी ले जा सकती है। इसलिए व्याकरण को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अपनी सारी रटंत विद्या यहाँ पे लगा दो। आपके पास सफिशेंट टाइम है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। और ठीक है, बस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करनी है। समस्याओं का निराकरण। देखो भाई, हम दे रहे हैं आरएएस का एग्ज़ाम। ना तो ये हमारा यूपीएससी का ऑप्शनल है हिंदी, ना हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है हिंदी में, ना हमें हिंदी में करनी है पीएचडी। तो इतना लोड क्यों ले रहे हो? हिंदी बहुत साल से नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे सिलेबस में जो आपने बहुत साल से नहीं पढ़े हैं, इनफैक्ट जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है। एथिक्स है, अब आप एथिक्स की अगर एबीसी पढ़ने से शुरू करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले तो 3 महीने ही थे, अब आपके पास 5 महीने हैं। आप सोच सकते हो कि नहीं 5 महीने में तो मैं सब पढ़ डालूंगा या पढ़ डालूंगी। ऐसा नहीं करना। हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से ही सिलेबस को देखना है। तो हिंदी में भी वही है कि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से पॉइंट वाइज पढ़ना है। दूसरी बात, डू यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम वालों को इस चीज़ में सबसे ज़्यादा समस्या रहती है कि हमने बहुत साल से हिंदी नहीं पढ़ी है या हिंदी हमको आती नहीं है। ऐसा क्यों है? हिंदी हमारी रोज़मर्रा की भाषा है, हम हिंदी रोज़ बोलते हैं। मैं 15 साल तक विशुद्ध अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हुई हूँ, क्या फ़र्क पड़ गया? मैं दिन में 80% टाइम मारवाड़ी बोलती हूँ, उसके सिवा सिर्फ फ़ोन पे होती हूँ तो हिंदी या इंग्लिश निकलती है। उसके सिवा मेरे तो थॉट्स भी मारवाड़ी में निकलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? हिंदी हमारी डेली लैंग्वेज है, हमको पता है सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे, हमको आइडियाज़ हिंदी में आ जाएंगे। उसके अलावा आप लोग मेंस दे रहे हो तो आपका 1-2-3 पेपर 1-2-3 में जो प्रैक्टिस हो रही है ना, वही तो डेटा इधर डालना है। और रही व्याकरण की बात, तो वो तो याद करनी पड़ेगी। जैसे बाकी बाकी सब्जेक्ट्स में आप डेटा याद कर रहे हो, इसमें व्याकरण के डेटा याद करो, तो याद करना पड़ेगा। मारवाड़ी में कहावत है ना, खुद रे मरिया ही स्वर्ग मिले, तो यहाँ मरना पड़ेगा भाई खुद को ही। तीसरी बात, लेटर्स। अब कुछ लोगों का कहना था कि मैम आपने तो बस फॉर्मेट बता के छोड़ दिया, आप हमें ये तो बताओ कि बॉडी कैसे लिखनी है। देखो भाई, बॉडी जो लेटर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस पर डिपेंड करेगी कि क्या लिखनी है। जिनमें लाइंस फिक्स्ड है ना, वो मैं बता दूंगी कि ये लाइन फिक्स है। जैसे निविदा है, निविदा में सारा का सारा ही फिक्स होता है, ऑलमोस्ट सारा, थोड़ा सा छोड़ के। तो ये तो हमको याद करके जाना है, तो वो मैं बता दूंगी कि आप ये लाइंस याद करके जाओ। जिस लेटर में ये पॉसिबिलिटी होगी वो मैं बताऊंगी। लेटर्स में फॉर्मेट ही इम्पॉर्टेंट है। 10 में से 4 नंबर अगर आप फॉर्मेट सही लिख देते हो ना तो भी आएगा। अब सही फॉर्मेट क्या होता है? ट्रस्ट मी ऑन दिस,
एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी फॉर्मेट बदल जाता है। तो सरकार के पास खुद के पास कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, पर हमें एग्ज़ाम लिखना है तो हम एक बेसिक मोटा मोटा सेम फॉर्मेट रखेंगे, है ना। तो बस वो फॉर्मेट्स आप ध्यान में रख लो, 4 में से 10 ऐसे ही आ जाएंगे। उसके सिवा बॉडी में क्या लिखना है वो आप अपनी 1 2 3 की नॉलेज कहाँ डालोगे यार। स्कीम्स आपने याद की है, कुछ डेटा भी आपने वैल्यू ऐड किया होगा, कुछ कोट्स आपने देखे होंगे, कहावतें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, वो सब इधर डालना है। जो सेट हो पाए उसे सेट करो। और ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। बॉडी में क्या लिखना है वो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, 4-5 लेटर्स पढ़ा सकती हूँ। वर्कशीट्स किस लिए हैं, उसी के लिए तो हैं। इसमें खूब सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आपको रोज़ आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर्स में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो यही करना है, बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, प्रतिलिपि किसे लगानी होती है। प्रतिलिपि की हायरार्की मंत्री जी से शुरू होती है। अब ऐसा नहीं करना है कि आप अलग से पन्ना बना के हायरार्कीज़ की टेबल बना रहे हो, उन हायरार्कीज़ को याद कर रहे हो कि कौन से लेटर में क्या आएगा। ये काम नहीं करना। हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। और एग्ज़ाम पास नहीं करना है, एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है। पास करने से मेरा मतलब है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ना है। तो प्रतिलिपि जैसे आपने लिखा है तहसीलदार को चिट्ठी, तो आप प्रतिलिपि लगा दो उपखंड अधिकारी को, एडीएम को लगा दो, डीएम को लगा दो, मंत्री जी को लगा दो। लेकिन ये भी लेटर पे डिपेंड करेगा। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस मेडिकल विभाग की कोई चिट्ठी है तो आप इन सबको प्रतिलिपियाँ लगा रहे हो, ये नहीं होगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ये भी कैसे आपको आइडिया लग जाएगा, जब आप आंसर्स लिखोगे, दूसरों के आंसर्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन से लेटर में कौन सी किन किन को प्रतिलिपि लग सकती है। मैं आपको हर चीज़ स्पून फीड नहीं कर सकती। मैं आपको कटोरी में चम्मच डाल के दे सकती हूँ, चम्मच आपको मुंह तक खुद ही ले जाना पड़ेगा। फिर आती है बात कीवर्ड्स। अब किसी का कहना था कि संक्षिप्तीकरण में कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। संक्षिप्तीकरण में कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये मतलब सवाल क्या है। अवतरण होगा जो भी, उस अवतरण पे डिपेंड करेगा ना कि उसमें कीवर्ड्स क्या हैं। मैं आपको 10 एग्जांपल्स करवा दूंगी आप बोलो तो, मैं आपको 12 एग्जांपल्स 20 एग्जांपल्स करवा दूंगी आप बोलो तो। लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने खूब सारे पेपर्स चेक किए हैं, संक्षिप्तीकरण में सबका हाथ ढीला है। क्यों ढीला है, क्योंकि संक्षिप्तीकरण और सारांश में, प्रेसी और समरी में आप लोग फ़र्क नहीं समझते हो। संक्षिप्तीकरण के कुछ रूल्स हैं बेसिक जो मैंने बताए थे, आपको उनको फॉलो करना है। 4-5 एग्जाम्पल्स पढ़ोगे खुद से, एकदम थरा रीडिंग करोगे उनकी, तो आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। अब जैसे लाइन होती है कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती थी, इसका संक्षिप्तीकरण करोगे तो आप इसमें लगाओगे वह अनुपम था, ऐसा लिखोगे। ये होता है संक्षिप्तीकरण। तो इसके लिए बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं और खुद से 2-3 अवतरणों को गौर से पढ़ना, तो आपको समझ आ जाएगा। और जब अवतरण को हम रीडिंग लगाते हैं ना, तो हमें बेसिक आइडिया लग जाता है। हम मेंस दे रहे हैं यार, कि कीवर्ड कौन से हैं, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि आरपीएससी कौन सा पैराग्राफ देने वाली है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने वाले हैं, वो आपको खुद पढ़ के ही आइडिया लगाना पड़ेगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूर की जा सकती है, ताकि आपका दिमाग खुले, ताकि आपको आइडिया लगना शुरू हो जाए। उसके लिए क्या करना है, वर्कशीट सॉल्व करनी है। करो यार। आप अगर मुझे 10 डाउट्स पूछोगे ना, तो मैं उसे 10 बार 10 डाउट्स बताऊंगी आपको। लेकिन प्रैक्टिस करो पहले। प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स आएंगे तो रिजॉल्व होंगे, एंड आई एम देयर टू रिजॉल्व देम। आप लेट्स कनेक्ट पे मैसेज कर दो या मुझे पर्सनली कर दो, मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगी। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5वीं बात, वर्कशीट्स डेली टारगेट्स के हिसाब से सेट है। आप अगर ढंग से करते हो तो 4 दिन में आपका व्याकरण का एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश सहित। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ वर्कशीट्स भरो, सबमिट करो, एक दूसरे के आंसर्स देखो। एक दूसरे के आंसर्स देखने से लेटर्स में पॉइंट्स बढ़ते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं खुद जब आंसर्स पढ़ती हूँ बाकी लोगों के, तो मुझे लगता है हाँ यार ये तो बहुत शानदार पॉइंट लिखा है। तो वैसे आपको भी आइडिया मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी है तो वर्कशीट्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेल्फ, PhD नहीं करनी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले डरना छोड़ दो, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हिंदी इज़ जस्ट अनदर सब्जेक्ट फॉर अस, और उसे अभी फ़िलहाल कॉन्कर करने की मत सोचना। उसको चाहे आप मेंस के बाद
एकदम बढ़िया से लंबी चौड़ी क्लासेस लेकर 2-3 महीने 4 महीने वाली वो लेकर शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख लेना, अगर आपको लगता हो कि आपको हिंदी नहीं आती है तो। पर आप जब पढ़ने लगोगे एक बार तो आपको पता चलेगा कि आपको हिंदी आती है, तो आप कर लोगे। दूसरी बात, प्रैक्टिस करोगे तो कीवर्ड्स क्या होते हैं वो समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो लेटर की बॉडी में क्या लिखना है वो समझ आ जाएगा, और प्रैक्टिस करो, वर्कशीट्स को पूरा करो, ठीक है। अब देख लेते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक का ये फॉर्मेट है। अनुस्मारक क्या होता है? अनुस्मारक कौन लिखता है और कब लिखता है? एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र गया है ना, लेकिन चलो समझ लेते हैं कि डीएम ने उपखंड अधिकारी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन उपखंड अधिकारी महोदय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो जो पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का जवाब प्राप्त नहीं होता है ना, तो उसके संदर्भ में ही वापस एक और चिट्ठी लिखी जाती है, उसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि एक स्मरण पत्र लिखिए, स्मरण पत्र मतलब भी अनुस्मारक ही है। इसके और कार्यालय पत्र के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे देख लेंगे, पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो क्या होता है, अनुस्मारक रिमाइंडर होता है। आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट्सएप पे, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप अगले दिन फिर बोलोगे कि भाई रिप्लाई तो कर दे, नहीं तो मैं अपना जुगाड़ देखूँ, तो ये वाला जो रिप्लाई है ना, वही अनुस्मारक है। तो ये इसमें ये भी यही कहते हैं कि हम अनुशासनात्मक कार्यवाही कर लेंगे आप पे, ठीक है। तो फॉर्मेट देख लेते हैं। राजस्थान सरकार, अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम, पता, पत्र क्रमांक, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हमने देख लिया था कि इसके 6 हिस्से होते हैं। दिनांक लिखना है। अनुस्मारक ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखो और अंडरलाइन करो, इसको डार्क में लिखो, जैसा भी करना है लिखो, लेकिन इसको हाईलाइट करना है। उसके बाद प्रेषित, फिर विषय, विषय क्या आएगा, जो भी लेटर जिस बारे में भी था वो लिखो। संदर्भ में क्या लिखेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। संदर्भ में जो पहले लिखा हुआ पत्र है उसको संदर्भित करेंगे कि इस कार्यालय से इस दिनांक को लिखा हुआ पत्र क्रमांक ये के संदर्भ में ये लिखना है। अनुस्मारक का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखी हुई चिट्ठी है उसके संदर्भ में ही लिख रहे हैं ना, तो आप उस चिट्ठी को इस संदर्भ में मेंशन करोगे, ठीक है। फिर ये तो सेम फॉर्मेट है। महोदय आ गया, पत्र का विस्तार आ गया, भवदीय हस्ताक्षर आ गए। हस्ताक्षर शब्द नहीं लिखना है यहाँ पे, सीधा क ख ग लिखना है। संलग्न करने हैं, जो पहले चिट्ठी लिखी गई थी जिसका रिप्लाई नहीं आया था उसकी छाया प्रति यहाँ पे संलग्न कर देंगे। फिर वापस पत्र क्रमांक और दिनांक। अब यहाँ पे पत्र क्रमांक पत्रलिपि से पहले जो आएगा उसमें क्या ध्यान रखना है, जो एंड का डिस्पैच संख्या आती है। अगर ऊपर वाले में 106 लिखी थी, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ, अगर इस वाले पत्र क्रमांक में डिस्पैच संख्या 106 लिखी थी तो इस वाले में प्रतिलिपियों के हिसाब से लिखेंगे। प्रतिलिपि लगाई आपने 1 2 3 और यहाँ रक्षित पत्रावली, तो आपका पत्र क्रमांक क्या हो जाएगा, 107, 108, 109, 107 से 109 तक, ठीक है। एक और बात, कई जगह ये फॉर्मेट दिया होता है कि अनुस्मारक में प्रतिलिपि नहीं लिखनी है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो स्किप दिस, आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में 2 पेज दिए हुए रहते हैं और अनुस्मारक में आप ज़्यादा कुछ बातचीत भी नहीं कर सकते, आपको सीधा पहले लेटर को संदर्भित करना है, तो फिर इतना खाली पेज छोड़ने की जगह आप प्रतिलिपियाँ लगा दो। ये गलत नहीं होता है, खाली पेज छोड़ने से अच्छा है प्रतिलिपि लगा दो। और प्रतिलिपि किसे लगानी है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से हायरार्की देख लो। लेकिन कार्यालय पत्र में क्या होता है कि आपने 5 प्रतिलिपियाँ लगा दी, ठीक है, उपखंड अधिकारी को भी लगा दी, डीएम को लगा दी, एडीएम को लगा दी, डीएम को लगा दी, डिविजनल कमिश्नर को लगा दी, मंत्री को लगा दी, सबको लगा दी। लेकिन अनुस्मारक में क्या होगा, आप सिर्फ तहसीलदार के क्लोजेस्ट यानी उपखंड अधिकारी को प्रतिलिपि लगा देंगे। इसमें क्या होता है देखो, जैसे आपको अपने छोटे भाई बहन की शिकायत करनी है, पहले आप मम्मी पापा से शिकायत कर दोगे, बड़े भाई बहन से शिकायत कर दोगे, दादा दादी से कर दोगे, नाना नानी से कर दोगे। लेकिन अगली बार उन लोगों ने, क्योंकि वो छोटा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, तो आप अगली बार क्या करना, सिर्फ मम्मी को बोल दोगे कि मम्मी देखो आप लोग इस पर कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो, अब मैं उसको कूट दूंगी, है ना। तो ये जो है ना, ये अनुस्मारक है और इसमें आपको प्रतिलिपि सिर्फ मम्मी को लगानी है। तो इस वाले अनुस्मारक में भी आप प्रतिलिपि सिर्फ क्लोजेस्ट 1 2 को ही लगाओगे, ठीक है। या तो लगाओ ही मत, लगाओ तो क्लोजेस्ट 1 2 को लगाओ, और दूसरी बात मैं तो कहूँगी पेज खाली मत छोड़ना, प्रतिलिपि लगा देना।
मैं ये चीज़ बहुत बार रिपीट करती हूँ, मैंने टारगेट 1.0 के टाइम भी रिपीट की थी। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्मेट बदल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक फ़िक्स फॉर्मेट होता है। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है और एक मोटा मोटा फॉर्मेट याद करके जाना है। तो ये एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन था, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय नोखा को सत्र 2017-18 में महाविद्यालय में संपन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए एक अनुस्मारक पत्र लिखिए। राजस्थान सरकार लिख दिया इन्होंने, फिर शिक्षा निदेशालय लिख दिया, पत्र क्रमांक डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पत्र क्रमांक पे डिस्पैच संख्या नहीं डाली है, पर डिस्पैच संख्या हम डालेंगे। ये वही बात हो गई कि हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह फॉर्मेट बदलता रहता है और एग्ज़ाम में लोड लेने की चीज़ नहीं है। मोटा मोटा फॉर्मेट सेम होना चाहिए, 4 नंबर यूं ही मिल जाते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने बहुत सारी कॉपीज़ देखी है। डिस्पैच संख्या डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ट्रस्ट मी ऑन दिस। पर क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है। दिनांक, फिर अनुस्मारक पत्र लिख के उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर ये प्रेषित शब्द है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। विषय इन्होंने लिख दिया 2017-18 के दौरान संपन्न गतिविधियों की रिपोर्ट। संदर्भ क्या लिखा है, निदेशालय के पत्र क्रमांक XYZ के संदर्भ में। ये वाला संदर्भ बहुत ज़रूरी है, संदर्भ में यही लिखना है आपको। पुराने पत्र को एड्रेस करना है कि पहले जो चिट्ठी लिखी थी उसके संदर्भ में है ये चिट्ठी, ठीक है। फिर इन्होंने डिटेल्स लिख दिए। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर आ गया। अब देखो यहाँ पे ह नहीं लिखा हुआ है, ह नहीं लिखते हैं यार। बहुत लोगों की मैंने आंसर शीट्स में देखी है, वो ह लिख देते हैं हस्ताक्षर के आगे। क्यों? हम कभी हस्ताक्षर लिखते हैं तो हस्ताक्षर लिख के, साइन लिख के सिग्नेचर करते हैं क्या? सीधा सिग्नेचर करेंगे ना, तो सीधा सिग्नेचर करो, ह लिखने की क्या ज़रूरत है। फिर इन्होंने प्रतिलिपियाँ लगा दी है ये 2 जनों को। हालांकि इन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री को प्रतिलिपि लगा दी है, पर उतनी ऊंची जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य को लिख रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी के उसको लिख सकते हो, चांसलर, वाइस चांसलर को, सॉरी। तो आप उतनी प्रतिलिपि लगा सकते हो, शिक्षा राज्य मंत्री तक जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुस्मारक और कार्यालय पत्र में क्या डिफरेंस है? देखो, अनुस्मारक और कार्यालय पत्र में सिर्फ ये इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे अनुस्मारक वर्ड लिखना है और उसे अंडरलाइन करना है, यहाँ पे वो नहीं करना, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। उसके अलावा संदर्भ में आपको पहले लिखे हुए पत्र का संदर्भ देना है और इसमें आपको टॉपिक से रिलेटेड संदर्भ देना है। क्या अखबार में आई हुई खबर या कोई रिपोर्ट या फिर कोई बैठक की रिपोर्ट, वो आपको यहाँ पे लगानी है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पहले लिखे हुए पत्र को ही संदर्भित करना है, ठीक है। उसके सिवा इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। प्रतिलिपि वाली बात मैंने आपको बता दी कि क्योंकि पेज भरना है हमको, इसलिए हम लिख देंगे तो सही रहेगा, लिखे हुए का कोई नुकसान नहीं है। फिर आते हैं अर्धशासकीय पत्र पे। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? अर्ध भी है और शासकीय भी है। मतलब ये उन स्थिति में प्रयोग होता है जब कोई अधीनस्थ अधिकारी है, विभाग है या संस्थान है या प्रतिष्ठान है, वो 1-2 अनुस्मारक भेज देता है लेकिन फिर भी सूचना प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट हेड होता है या जो भी वो है प्रेषक, वो व्यक्तिगत इसमें इंटरेस्ट लेता है और वो खुद चिट्ठी लिखता है, ठीक है। तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र गया, ठीक है। अब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो लिखेंगे अनुस्मारक। एक अनुस्मारक भेज दिया, कोई जवाब नहीं आया। 2 अनुस्मारक भेज दिए, कोई जवाब नहीं आया। तो अब क्या करेंगे ना कि ये सोचेंगे अब तो मुझे खुद ही इससे डील करना पड़ेगा। तो आप खुद डील करेंगे व्यक्तिगत तरीके से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भाईचारे का पत्र है या कुछ। 2 बार रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप खुद पर्सनली ट्राई कर रहे हो अब, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप और मैं जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपको निर्देशित किया जाता है। इसमें पर्सनल टच देना होता है, इसलिए मैं तुम ये सब चीज़ें यूज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियल लेटर ही है, सेमी ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल कहते हैं इसको। अब अर्धशासकीय पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं आगे विस्तार से। वही राजस्थान सरकार, सरकारी कार्यालय होता है तो राजपत्रित। प्रेषक का नाम, पद का नाम, कार्यालय का नाम। इसमें कार्यालय का नाम पता इधर नहीं आ रहा है, इसमें कार्यालय का नाम पता साइड में आता है। दिनांक और
बाकी सब पत्रों में हम सिर्फ पत्र क्रमांक लिखते हैं, इसमें हम अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिखेंगे। अब आप बोलोगे क्या फ़र्क है दोनों में? कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसमें आगे अ और शा लिख देंगे, अ शा प क्र एक्स वाई जो भी 5-6 होते हैं वो 6 7 7/8 2021 ऐसे करके जो भी आपका संस्थान डिपार्टमेंट बताए थे ना मैंने कि 3। एक तो अगर अकाउंट्स को लिखना है तो आप लेखा उपविभाग लिख दोगे, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो विविध के लिए वी लिख दो, और जो प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड होते हैं उनमें आप संस्थान का स लिख दो, प्रमोशन सैलरी इन सबसे रिलेटेड। तो मेनली ये 3 ही उपविभाग यूज़ किए जाते हैं। कुछ भी समझना है तो वी लिख दो विविध का, ठीक है ना। तो ये सब बस इसमें यही फ़र्क है कि अ और सा लिखना है, ठीक है। बाकी सब यही है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है अर्धशासकीय पत्र में, क्योंकि कोई इसे पर्सनली एड्रेस कर रहा है तो ये वाला जो एरिया होता है ना उसमें सुश्री, प्रियश्री, आदरणीय, आदरणीय, प्रिय, ये सब शब्द यूज़ किए जाते हैं, अपनत्व वाले शब्द यूज़ किए जाते हैं और इसको अंडरलाइन किया जाता है। देखो रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होता है, आपका ऑफिस में कोई कर्मचारी होगा जो आपको लेटर सारा टाइप करके ला देगा, और या फिर आपके पास लेटर्स की फॉर्मेट बुक होती है, ठीक है, वो टाइप करके ला देगा, लेकिन ये इस जगह पे खाली स्थान छोड़ देगा, इस वाली जगह पे खाली लाइन छोड़ देगा। इसको जो प्रेषक होता है वो खुद भरता है। यहाँ पे आप खुद लिखोगे प्रिय श्री XYZ क ख ग, है ना। और यहाँ आदर सूचक शब्द में भी सादर, शुभकामनाओं सहित, ये सब आप खुद लिखोगे। तो इनको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। जब अर्धशासकीय पत्र लिखो तो इन चीज़ों को अंडरलाइन करना मत भूलना। दूसरी बात, जो इसका सेकंड पैराग्राफ होता है वो व्यक्तिगत होता है। आपके बेटे का चयन IAS में हो गया है, इसकी हमें बहुत खुशी हुई, आपको बधाई, या आपकी किताब की प्रति प्राप्त हुई और पढ़कर बहुत खुशी हुई, ऐसे करके कोई भी व्यक्तिगत सेंटेंस लिख दो। क्योंकि यह अर्धशासकीय है, इसको व्यक्तिगत टच देना है, तो इसके लिए क्या 3 काम करना है, ये अपने आप लिखेंगे, ये अपने आप लिखेंगे, और ये इसमें व्यक्तिगत सेंटेंस लिखेंगे। लिखो आप तो एग्ज़ाम में सारे ही अपने आप लिखोगे, लेकिन दर्शाना ये है कि ये अपने आप लिखे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वही बातें हो गई, ये प्रेषक के हस्ताक्षर आ जाएंगे, प्रेषक का नाम आ जाएगा, प्रेषितिका। यहाँ पे बाकी सब फॉर्मेट से इसमें ये भी डिफरेंस है, यहाँ पे आप प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता लिखोगे, ठीक है। प्रेषिती क्या होता है, जिसको चिट्ठी भेजी जाती है। उसके बाद एक लाइन खींच के नीचे ये लाइन लिखी जाती है। अब देखो ये क्या है, जो फॉर्मेट होता है लेटर का उसमें नीचे ये लिखा हुआ रहता है, ताकि उनको पता रहे कि भाई ये अर्धशासकीय पत्र है और ये लाइनें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खुद लिखी है, ठीक है, इसलिए ये लिखी जाती है। एग्ज़ाम में फॉर्मेट के साथ ये जुड़ी हुई रहती है, इसलिए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इसे लिखो और कुछ सजेस्ट करते हैं कि इसे नहीं लिखो, क्योंकि हमें तो चिट्ठी लिखनी है ना, हमें फॉर्मेट थोड़ी बनाना है। लेकिन लिख दो तो कोई घाटा नहीं है, ठीक है। एक बार और देख लें, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है ना। ये वाला हिस्सा अपने आप लिखेंगे, और यहाँ पे प्रियश्री, आदरणीय, ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ समापन वाक्य व्यक्तिगत होगा, यहाँ पे शा पत्र क्रमांक आएगा, यहाँ आदर सूचक शब्द जो होगा वो भी अंडरलाइंड रहेगा, यहाँ प्रेषिती का नाम, पदनाम, पता आएगा, और यहाँ पे ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो इन्होंने प्रियश्री वर्मा, अब अपन को वर्मा शर्मा कुछ नहीं लिखना है, अपने को क ख ग लिखना है ना। किसी का नाम पता कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है, हमको क ख ग से ही काम करना है, ना तो नाम जानना है ना पता जानना है, क ख ग से काम चलाना है, ठीक है। फिर ये देखो अर्धशासकीय पत्र क्रमांक अ शा प क्र, है ना, ऐसा करना है। उसके बाद ये चीज़ अंडरलाइन है, यहाँ पे देखो सादर, साभिवादन, आदर सहित, या यहाँ मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, तो उसको भी अंडरलाइन करना है। ये चीज़ें अपने आप लिखी जाती है, इसलिए उसे अंडरलाइन किया हुआ रहता है। यहाँ पे ये प्रेषित का नाम, पता, ठीक है। तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे इसको तो फॉर्मेट याद हो जाएगा, फॉर्मेट याद हो जाएगा तो फिर चिट्ठी में ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है। अब देख लेते हैं व्याकरण। वही व्याकरण फिर से बोल रही हूँ, व्याकरण इस 120 के घड़े का बेस बनाएगा, चाहे वो हिंदी की हो,
चाहे वो इंग्लिश की हो। इंग्लिश में वोकेबलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश में एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको ग्रामर ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, तो वो उसका बेस ग्रामर से बनेगा। वैसे भी ग्रामर जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं होगा। लेकिन हिंदी में आपको व्याकरण का बेस बनाना पड़ेगा। तो अगर पेपर 4 में 120 लाने हैं तो हिंदी की व्याकरण सबसे पहला बेस बनाएगी। उसके लिए 4-4 नंबर की चीज़ों को रटना पड़ेगा, तो कर लो। अब ये 2016 से पहले का फॉर्मेट है, तब ऐसे आया करता था, 3 नंबर के 6 पूछ लेते थे। ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए डाले हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इनमें कुछ मिर्च मसाला तो ऐड हो नहीं सकता, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, आता है तो आता है, नहीं आता है तो उसमें तुक्का लगा दो। क्या पता कोई एक शब्द में आधा नंबर ज़्यादा मिल जाए और वो आधा नंबर आपकी रैंक को कम से कम 50 नंबर आगे ले जाए। हाँ, ये है 2016 का पेपर। ये एक सही किया है तो 1 नंबर मिल गया, अब 4 में से 1 मिला है तो ठीक है। टॉपर्स भी ज़रूरी नहीं है, टॉपर्स को भी सब व्याकरण में आता ही हो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से कर लो, सिंगल डिजिट की तरफ अग्रसर रहो, सिंगल डिजिट रैंक की तरफ। मार्क्स तो ट्रिपल डिजिट लाने हैं, ठीक है। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेरा फेवरेट पार्ट है। ये आपको बहुत जगह काम आते हैं, लेखन में काम आएंगे, लेखन में तो हर जगह ही काम आएंगे ये। उसके अलावा व्याकरण की हर चीज़ रिलेटेड है। पर्यायवाची याद करोगे तो युग्म शब्द भी याद हो जाएंगे। पर्यायवाची आप याद कर रहे हो तो आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी याद हो जाएंगे। अब किसी को वो था कि आप इसको डिटेल में नहीं समझा रहे हो व्याकरण को, आप बस टॉपिक बता के छोड़ देते हो, तो मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कि जैसे शब्द है पंकज, ठीक है, पंकज शब्द है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप, एक सेकंड, एक सेकंड, जैसे पंकज शब्द है, अब मैं आपको ये नहीं बता सकती कि पंख प्लस ज, पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म, जो कीचड़ में जन्मा है वह क्या होता है, पंकज। अब मैं हर शब्द को तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत साल लग जाएंगे, और हमको इसी साल में ये एग्ज़ाम निकालना है। तो आप चाहो तो जुलाई के बाद उसके लिए क्लासेस कर लेना, पूरी हिंदी एक एक शब्द को तोड़ के रट लेना। फ़िलहाल के लिए आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रखो और इनको याद कर लो, उतना काफ़ी है। हाँ, 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 4 नंबर का आता है और 4 क्वेश्चन ही आते हैं। अभी पिछले 2-3 साल से तो यही फॉर्मेट चल रहा है, ये पहले का फॉर्मेट है जब 3 नंबर का आता था। हाँ जी, तो आपको वर्कशीट सॉल्व करनी पड़ेगी, सॉल्व करोगे तो डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे तो आप पूछोगे, पूछोगे तो रिजॉल्व होंगे। एक दूसरे से पूछो, एक दूसरे के रिव्यू करो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। वर्कशीट्स कंप्लीट करो, डेली टारगेट्स को कंप्लीट करो, बस यही करना है पेपर 4 के लिए तो, ठीक है। थैंक यू, स्टडी वेल, कोई भी डाउट हो तो पूछो और हैव फन, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।